और कई जगह पर पाबंदियां बहुत सख्त हैं। लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ते जा रहे, कंट्रोल कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। डॉक्टर्स का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रोमिल, मैं पहले आप ही के पास आऊंगी। सबसे बड़ा इशू जो है, डॉक्टर भार्गव भी, डॉक्टर मनोज हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, आपसे ये सवाल है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बड़ा सवाल ये डॉक्टर साहब कि ऑक्सीजन की कमी, देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस, दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस, और ये दो राज्य ऐसे, और मध्य प्रदेश जहां पर कल 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो कहिए कि एक चैलेंज है ये, और बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऑक्सीजन जो है कहिए कि मूल इलाज है, सबसे जरूरी है कोविड पेशेंट्स के लिए, या जिनको कोविड निमोनिया होता है उसके लिए ऑक्सीजन, जब हाइपोक्सिया होता है या सैचुरेशन ऑक्सीजन का डिप होता है तो ऑक्सीजन लगाना है। बट हम ये देखें कि हमारी जो दैनिक क्षमता है करीब करीब 70-72 इस मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन की, उसमें से 54% जो है करीब करीब आपके इसमें यूज होता है मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पे। तो एक लिमिटेशन है, बढ़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। 165 PSA का एक प्लांट स्टार्ट किया जा रहा है, 50,000 मैट्रिक टन आयात करने की बात हो रही है, बट इन सब में समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक लॉकडाउन करके केसेस को अगर हम कंस्ट्रेन कर पाए, रोक सकें, और जरूरतें अगर लोगों की कम हो जाए, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों ने ऑक्सीजन को एज ए मतलब समझिए कि रिजर्व करके रख लिया है, अपने घरों में सिलेंडर्स मंगा के रख लिए, वो भी एक है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। बट ये एक मानसिकता है लोगों की, क्योंकि बाहर ऐसा माहौल है कि हॉस्पिटल में मुझे अगर अचानक कुछ हो जाए तो बेड्स नहीं मिलेगा, तो कम से कम घर में हम ऑक्सीजन लगा लेंगे। तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज करती है हमारे केयर को। ये रेमडेसिविर और टॉर्सिलिजुमेब कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इवन सीवियर निमोनिया भी है कोविड का, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको स्टेरॉइड्स मिल जाए, एंटीकोगुलेंट्स का इंजेक्शन मिल जाए, तो उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वहां पर भी डॉक्टर साहब कमी देखी ही जा रही है। डॉक्टर आशीष, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा, और ऐसे में पैनिक बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इनफैक्ट क्योंकि ये जो वेव है, ये ना वेव बच्चों के कारण भी बहुत ज्यादा ड्रिवन हो रही है, बिकॉज जो बच्चे हैं वो एक तरीके से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स इतने होते नहीं ना, मगर जो भी हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो भी हमारे घर में जो दूसरे दादा नानी नानी है, उनको भी बच्चे इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो भी स्टडीज अभी तक है बच्चों में, जो ये जो भी हम लोग पेशेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चों में अभी बहुत ज्यादा पैनिक मत हो, बच्चों में बहुत ज्यादा सिवियरिटी नहीं है, उनमें यूजुअली ये सिम्टोमेटिक है या ज्यादा थोड़े से अपर रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स हैं, बच्चे यूजुअली सेटल हो जाते हैं, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं। ना जो पेरेंट्स हैं आजकल बच्चों के लिए, उनको ये भी लग रहा है कि अब तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब कैसे करेंगे, तो ये पैनिक होने की जरूरत अभी नहीं ना। एक सिंड्रोम है जो मल्टीपल, जो हम लोग इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चों में होता है, पर बहुत रेयरिटी है, वो बहुत 1 या 2 केसेस होते हैं जो सूरत में, 1-2 जो केसेस देखे गए, वो कोई एक बहुत क्लासिकल फाइंडिंग वायरल की नहीं है, तो उसके लिए घबराएं मत, बच्चों को इतने घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर कौशल, देखिए ऐसे में ये भी देखा जा रहा है सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है वो अचानक से एसिम्प्टोमेटिक कहीं ज्यादा लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन इफेक्ट वो ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, आरटीपीसीआर में जब टेस्ट हम करवाते हैं, कई बार नेगेटिव आ रहा है, कई बार पॉजिटिव आ रहा है, सिटी स्कैन तक करवाना पड़ रहा है। तो ऐसे में बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि इलाज कहां से, किस तरीके से शुरू किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि किसी को भी अगर इस बात का डाउट है कि उसे कोविड है, तो उसको एंटीजन टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसीआर कराना चाहिए, क्योंकि एंटीजन की रिपोर्ट यूजुअली 2 से 4 घंटे में मिल जाती है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट पॉजिटिव की तरह शुरू हो जाना चाहिए। आरटीपीसीआर में आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्लिनिकली कोविड हैं, लेकिन उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है। इसका ये मतलब हम इस पैंडेमिक में ये नहीं कह सकते वो नेगेटिव है। तो अगर एंटीजन एंड आरटीपीसीआर दोनों कंबाइन कराएंगे तो शायद अर्ली डायग्नोसिस होगी, और जो आरटीपीसीआर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है वो थोड़ा कम होगा। तो ये तो एक तरीका है जो मुझे लगता है सही होना चाहिए। पर जो बात सिस्टम को लेके हो रही थी, आप ये समझिए ना, जो सरकारें, सारे स्टेट गवर्नमेंट की सरकारों के बारे में बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि महाराष्ट्र में इस समय 70,000 केस आए हैं, आज हमारे यहाँ 25,000 केस है। हमने ये देखा है कि जैसा महाराष्ट्र में हो रहा होता वो करीब 15 दिन से 1 महीने के बाद दिल्ली में होता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, इतने दिन से लॉकडाउन, उसके बाद भी 70,000 केस आ रहा है। इसका ये मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो लॉकडाउन के ऊपर कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं होनी चाहिए कि हमने 7 दिन बोला तो 7 दिन होना चाहिए। ये साइंटिफिक एंड नीड बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने चूंकि 1 हफ्ते बाद कहा था
तो एक हफ्ते बाद खत्म ही हो, ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। सेंसिबल डिसीजन होना चाहिए। अगर केसेस राइज कर रहे हैं, मान लीजिए संडे को भी हमारे केसेस 70,000 पहुंचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मंडे को लॉकडाउन खत्म करना चाहिए। ये डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ऑक्सीजन और उसकी बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी बेड स्ट्रेंथ गवर्नमेंट डिसाइड करती है जी, तो किसी भी हॉस्पिटल में जब बेड स्ट्रेंथ होती है तो उसमें ऑक्सीजन उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। यानी कि हर बेड पे, आप सरकारी हॉस्पिटल में याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो जाते थे, हर बेड में ऑक्सीजन का चैनल आता था। हाँ। यानी कि जो हमारी बेड स्ट्रेंथ है उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी का ना होना, ये सरकार का फेल्योर है। यानी कि आपने प्रॉपर होमवर्क करके हॉस्पिटल के बेड को क्लियर नहीं किया था।